क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसे डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर। और कौन से एक्ट की हम बात कर रहे हैं? जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होती है, यानी कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात होगी, तो हम आईजीएसटी एक्ट को रेफर करते हैं। तो आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 10 में लिखा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। मान लेते हैं किसी भी कंट्री से, लेट्स से रशिया से अगर गुड्स इंडिया लाए जाते हैं, तो जब ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, या मैं कह सकता हूं कि यहां से गुड्स निकले थे और उनकी डेस्टिनेशन अगर इंडिया है और गुड्स इंडिया में आते हैं, तो हम उसे इंपोर्ट कहेंगे, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए आए हो, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए अगर हमने कोई सामान किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में मंगाया है और वो सामान इंडिया में आता है, चाहे वो पर्सनल यूज हो, बिजनेस यूज हो, उसे हम इंपोर्ट मानते हैं। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स इंडिया में आने चाहिए। एक सिमिलर सिचुएशन क्या हो सकती है? मान लेते हैं कि हम दिल्ली में सिचुएटेड हैं, दिल्ली में हमारा ऑफिस है और हमें एक क्लाइंट मिलता है जो कि लेट से ईरान में है। तो हमारा जो कस्टमर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ईरान में। उसको गुड्स की डिलीवरी कहाँ चाहिए? वो भी ईरान में चाहिए। और हमारे पास अभी गुड्स है नहीं, तो हमने एक सप्लायर को कांटेक्ट किया और वो जो सप्लायर है हमारा, वो लेट से यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, या जैसे हम कह सकते हैं दुबई उसके एक प्लेस है, तो वहाँ पर मान लेते हैं यूएई के अंदर जो दुबई है वहाँ पर हमारा सप्लायर है। तो अब दो तरीके हैं, या तो हम यूएई से गुड्स इंडिया मंगवाएं और फिर हम उसे इंडिया से ईरान सेंड करवाएं। तो जब यूएई से गुड्स इंडिया आएंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स इंडिया में आ जाएंगे, और जब गुड्स इंडिया के बाहर जाएंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन एक अल्टरनेटिव तरीका और जो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है वो ये है कि गुड्स यूएई से डायरेक्ट हम ईरान सेंड करवा दें बिना गुड्स को इंडिया लाए। इसे कहते हैं थर्ड पार्टी शिपमेंट्स आम भाषा में। तो अगर कहीं भी टर्म इस्तेमाल होती है थर्ड पार्टी शिपमेंट, तो इसका मतलब यही होता है कि किसी कंट्री से हमने सामान परचेस किया और किसी और कंट्री में सेल कर दिया बिना गुड्स इंडिया में लाए। इसे कहते हैं थर्ड पार्टी शिपमेंट। अब ये इंडिया में तो गुड्स आए नहीं, तो इसका मतलब इंपोर्ट तो हुआ ही नहीं गुड्स का, इंपोर्ट तो हुआ ही नहीं। और जब इंपोर्ट गुड्स का हुआ ही नहीं, इसका मतलब इस पे जो कस्टम ड्यूटी लगनी थी वो नहीं लगेगी, कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर नहीं लगेगी। लेकिन जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट होगा? तो जब हमने जीएसटी में सप्लाई अंडर जीएसटी वाला टॉपिक कवर किया था, सप्लाई अंडर जीएसटी, उसमें हमने एक शेड्यूल पढ़ा था जो कि शेड्यूल है शेड्यूल 3। उसमें एक पैराग्राफ है, या मैं कहूँ एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, जिसमें ये कहा गया था कि अगर गुड्स इंडिया नहीं आते और किसी और कंट्री से सामान परचेज करके हम किसी और कंट्री में सेल कर देते हैं, उसे हम नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करते हैं। जब कोई ट्रांजैक्शन ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो जीएसटी कैसे लगेगा? जीएसटी तो तभी लगता है ना जब सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होती है। तो शेड्यूल 3 में जितनी भी ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, एक्टिविटीज दे रखी हैं, वो जीएसटी में चार्जेबल नहीं होती है, उनके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। तो ये जो थर्ड पार्टी शिपमेंट वाली चीज है, इसके ऊपर ना ही कस्टम ड्यूटी लगेगी और ना ही जीएसटी लगेगा। हाँ, लेकिन इनकम टैक्स में हम उसे इंक्लूड करते हैं, वो अलग बात है। वो इनकम टैक्स एक्ट का भी हमारा एक पैरेलल कोर्स चल रहा है, वो भी सेम प्राइस का 499 का कोर्स, अगर आप चाहें तो उसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें भी हमने इस इश्यू को कवर किया है। तो एक हमें ये मतलब तो समझ में आ गया कि भाई इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट के ऊपर डेफिनेशन क्या है और किसे हम इंपोर्ट मानेंगे, किसे इंपोर्ट नहीं मानेंगे। लेकिन अगला चीज ये है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि इंपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी कब अप्लाई होगा और किस वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा। ये दोनों ही पॉइंट बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि आईजीएसटी कब अप्लाई होगा, तो होता यह है कि मान लेते हैं ये इंडिया है और जब गुड्स इंडिया आते हैं किसी फॉरेन कंट्री से, तो गुड्स यहां पर आ गए। अब इंडिया में जिस पर्सन ने गुड्स को मंगाया है
उसे हम कहते हैं इंपोर्टर, राइट। तो इंपोर्टर ने गुड्स को मंगाया है। अब उस केस में जो आईजीएसटी कब अप्लाई होगा, जब ये इंपोर्टर की ड्यूटी क्या करे, क्योंकि जब गुड्स इंडिया में आ गए तो ये गुड्स अभी किसके पोजीशन में है, ये कस्टम अथॉरिटीज के पोजीशन में है। तो कस्टम अथॉरिटी जो है उसके पास ये गुड्स है। अगर उनसे हमें ये गुड्स छुड़वाने हैं, उनसे गुड्स क्लियर करवाने हैं, हमें को रिलीज करवाने हैं, तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ एंट्री, जिसे हम आम भाषा में BOE भी कहते हैं। ये फॉर्म हर किसी को फाइल करना है, चाहे वो इंपोर्टर बिजनेस वाला हो या चाहे पर्सनल यूज हो। तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, इसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। कस्टम अथॉरिटीज़ की जो वेबसाइट है, जीएसटी की वेबसाइट है, वैसे ही कस्टम अथॉरिटी की वेबसाइट है, वहाँ से हम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं। लेकिन कब तक फाइल कर सकते हैं और इस बिल ऑफ एंट्री में होता क्या है? तो बिल ऑफ एंट्री एक फॉर्म है जिसके अंदर हम बेसिकली कैलकुलेशन देते हैं सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर कि भाई हमारा ये सामान आया है और उसके ऊपर इतना कस्टम ड्यूटी और इतना जीएसटी अप्लाई होता है। लेकिन ये बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करना पड़ता है? तो बेसिकली ये इंपोर्टर फाइल करता है या इंपोर्टर के बिहाफ पे कोई कई सारे क्योंकि हर बार इंपोर्टर खुद नहीं जाता क्योंकि वो अवेयर नहीं होता, तो वो क्लियरिंग हाउस एजेंट्स अपॉइंट कर लेता है या कोई सारी कंपनीज हैं जो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो इंपोर्टर के बिहाफ पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करती है और गुड्स को क्लियर करवाती है। तो बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल कर सकते हैं? तो रूल ये है कि जिस दिन गुड्स इंडिया में आए हैं, जिस दिन गुड्स इंडिया में आए हैं उसके बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वर्किंग डे, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वर्किंग डे तक हम बिल ऑफ एंट्री फाइल हमें करना मैंडेटरी है। उसके बाद फाइल करेंगे तो क्या होगा वो भी देखेंगे। तो जिस दिन गुड्स इंडिया में आए हैं, आखिरी तारीख क्या है कि हमें कब तक बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है? जिस दिन गुड्स इंडिया में आए हैं उसके अगले दिन तक। लेकिन अगर अगला दिन हॉलीडे है तो जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन को खत्म होने से पहले हमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है। हम इसे पहले भी फाइल कर सकते हैं, यानी कि गुड्स अभी इंडिया में आए नहीं है उससे 30 डेज पहले, जिस दिन गुड्स इंडिया में आने वाले हैं उससे 30 डेज पहले एडवांस में भी हम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं, ताकि जैसे ही गुड्स इंडिया में आए तुरंत वो क्लियर हो जाए। तो ये बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करनी ये हमने देख लिया। लेकिन अगर हमने इस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वर्किंग डे फाइल नहीं किया तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और कस्टम अथॉरिटीज को लगता है कि भाई कोई इंपोर्टर आ ही नहीं रहा और बिल ऑफ एंट्री फाइल ही नहीं कर रहा, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स, बाकी आमतौर पे 30 डेज के अंदर उन गुड्स को वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अगर जैसे इंपोर्टर आया नहीं तो अब कस्टम अथॉरिटीज वहां पर कब तक अपने पास जो कस्टम पोर्ट होता है, अगर बाय रोड आ रहा है तो कस्टम स्टेशन होता है, वहां पर कब तक अपने पास उन गुड्स को रखेगी? तो जब तक वो गुड्स मतलब इंपोर्टर आता नहीं है बाय द नेक्स्ट वर्किंग डे, तो कस्टम अथॉरिटीज को अगर लगता है तो वो वेयर हाउस में इन गुड्स को शिफ्ट करवा सकती हैं। और जैसे ही गुड्स वेयर हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर अगर हमारा इंपोर्टर है उसके बाद 30 डेज का और टाइम होता है। लेकिन अगर पेरिशेबल नेचर है गुड्स का तो कस्टम अथॉरिटीज चाहें तो उन गुड्स को पहले ही सेल कर देती हैं। अगर वेयर हाउस में गुड्स डलवा दिए उसके 30 दिन के बाद भी अगर इंपोर्टर नहीं आया तो कस्टम अथॉरिटीज इन गुड्स को ऑक्शन करती है, यानी कि इनकी बोली लगाती है और इनको बेच देती है, और जो भी अमाउंट रिसीव होती है उस अमाउंट के ऊपर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी लग जाता है। तो जो भी पर्सन इन गुड्स को खरीदेगा, जो भी लोग बिड करेंगे उसमें से जिस बिडर जो जीत जाएगा, फिर वो जो अमाउंट तय हुई है उस अमाउंट के ऊपर वो जीएसटी पे करेगा, यानी कि वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिसे हम कहते हैं कि अभी इंपोर्टर है, मान लेते हैं कि इंपोर्टर को पता लग गया कि गुड्स इंडिया में आ गए, लेकिन इंपोर्टर ये चाहता है कि भाई वो अभी कस्टम ड्यूटी ना पे करे, क्योंकि वो चाहता है कि भाई इसको क्लियर करवाने से पहले ही वो सेल कर दे। तो ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स इंडिया में आए, तो मान लेते हैं कि ये इंडिया है, अब इंडिया में गुड्स आ चुके हैं, तो मान लेते हैं
ये मुंबई है, मुंबई में गुड्स आ चुके हैं, कस्टम पोर्ट पे ये गुड्स हैं। अब इंपोर्टर जो है वो नहीं चाहता कि वो इसे अभी क्लियर करवाए, अगर अभी क्लियर कराएगा तो सारी कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। तो वो ये परमिशन ले लेता है कस्टम अथॉरिटी से कि भाई आप मेरे गुड्स को वेयर हाउस में रखवा दो। तो कस्टम अथॉरिटीज कहती है ठीक है, वेयर हाउस में रखवा लेते हैं, वेयर हाउस के चार्जेस भी लेंगे और जितना उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी वो भी लेंगे जब वो गुड्स को क्लियर करवाएगा। तो इंपोर्टर अभी तो बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं कर रहा, तो बेसिकली उसे एक बॉन्ड फाइल करना पड़ता है, यानी कि एक तरीके की गारंटी देनी पड़ती है कि भाई उसके कहने पे गुड्स को वेयर हाउस में शिफ्ट करवाया जा रहा है, तो वो गारंटी दे रहा है कि भाई जितने दिन तक वेयर हाउस में है वो उसका प्राइस पे करेगा। लेकिन अगर उसने ये बॉन्ड फाइल किया कि भाई मैं अभी गुड्स को क्लियर नहीं करवाना चाहता, अभी आप कुछ दिन वेयर हाउस में रख दो, और जब तक गुड्स वेयर हाउस में है, वेयर हाउस में गुड्स हैं अभी क्लियर नहीं करवाए हैं, उसने पहले ही इसे सेल कर दिया, किसी और पर्सन को सेल कर दिया, लेट से वो गुजरात में रहता है और मुंबई में गुड्स आए, वो मुंबई में इंपोर्टर था, उसने गुजरात में किसी एक कस्टमर ढूंढा और उसको गुड्स सेल कर दिए। अब इस केस में होगा क्या कि ये जो गुजरात वाला पर्सन है, अब ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा और कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी पे करेगा, और ये जो इंपोर्टर था क्योंकि इसने गुड्स को अब सेल कर दिया, अब ये आज़ाद है, अब इसकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी कस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो गुजरात वाला पर्सन करेगा क्योंकि उसने उन गुड्स को खरीद लिया क्लियर करने से पहले। देखिए रूल बड़ा सिंपल है, गुड्स इंडिया में तो एक ही बार आए हैं ना, तो कस्टम ड्यूटी भी तो एक ही बार लगेगी, दो दो लोग तो सेम प्रोडक्ट के ऊपर दो पर्सन तो इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करेंगे, तो इंपोर्टर ने गुड्स को क्लियर करवाने से पहले ही सेल कर दिया, तो अब ये जो गुजरात वाला पर्सन है ये पे करेगा, अब किस वैल्यू में पे करेगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन जो ये इंपोर्टर है ये अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गया। लेकिन इस इंपोर्टर ने जो इस गुजरात वाले पर्सन को सामान बेचा है गुड्स को वेयर हाउस से क्लियर करवाने से पहले, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी तो लगेगी नहीं, पर क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? तो आंसर इज इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा। तो हम जब शेड्यूल 3 हमने कवर किया था उसमें भी एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे हम कहते हैं पैराग्राफ 8A, 8वां पॉइंट उसका ए पार्ट है, वो यही कहता है कि अगर कस्टम अथॉरिटीज की परमिशन से गुड्स वेयर हाउस में है और वेयर हाउस से गुड्स को क्लियर करवाने से पहले ही अगर वो किसी और पर्सन को गुड्स को सेल कर देता है, तो इन दोनों पर्सन के बीच जो ट्रांजैक्शन हुई है उसे नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो जब सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ही नहीं तो उसके ऊपर जीएसटी किस बात का। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिल ऑफ एंट्री कैसे फाइल करनी है, कब फाइल करनी है, कंप्लीट प्रोसीजर इससे रिलेटेड समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं किस वैल्यू के ऊपर, यानी कि बिल ऑफ एंट्री में जो कैलकुलेशन वो करेगा तो वो कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। तो जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करी जाती है तो बेसिकली उसमें एक असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, असेसेबल वैल्यू जिसे आम भाषा में CIF वैल्यू भी कहते हैं या AV भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में असेसेबल वैल्यू का। ये क्या होती है असेसेबल वैल्यू? बेसिकली इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। नंबर 1 की जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट, यानी कि उसका इनवॉइस प्राइस, किस प्राइस के ऊपर हमने उसे खरीदा है, इंपोर्टर ने किस प्राइस के ऊपर उसे खरीदा है, तो वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो, प्लस वो गुड्स इंपोर्ट होके आया है तो उस पर जो भी इंश्योरेंस लगा है वो, और उसके ऊपर जो भी फ्रेट है यानी कि जो किराया है। अब भाई USA में कोई पर्सन है, उसने बोला भाई मैं एक आइटम ये $1000 में बेचूंगा, लेकिन अब वो इंपोर्टर ने जब उसे इंपोर्ट करवाया उसके ऊपर मान लेते हैं $20 का इंश्योरेंस लग गया, उसके ऊपर मान लेते हैं $100 की ट्रांसपोर्ट के यानी कि फ्रेट के चार्जेस लग गए, तो टोटल जो वैल्यू होगी उसे हम CIF वैल्यू कहते हैं, वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी इसे हम कहेंगे CIF वैल्यू, इन दोनों का टोटल, इन तीनों का टोटल। तो अब ये जो CIF वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, इस वैल्यू के ऊपर हम कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं। कस्टम ड्यूटी एक आमतौर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है जो कि आमतौर पर 10% होती है, जिसे हम BCD कहते हैं। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 है जिसमें कैटेगरीज लिखी हुई है किस कैटेगरी के गुड्स के ऊपर कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट होगी 10%, वो इस CIF वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होती है।
अब इसके बाद एक सेक्शन है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 कस्टम्स टैरिफ एक्ट का, जो कि बात करता है कि जब हम आईजीएसटी लगाएंगे वो किस वैल्यू के ऊपर लगाएंगे। तो आईजीएसटी मान लेते हैं लेट से 18% है, वो किस वैल्यू के ऊपर लगेगा, तो जो भी सीआईएफ वैल्यू आई है, तो सीआईएफ वैल्यू प्लस जो भी हमने कस्टम ड्यूटी चार्ज करी है, तो कस्टम ड्यूटी, इन दोनों की जो अमाउंट होगी इस वैल्यू के ऊपर, मान लेते हैं 18% है तो 18% आईजीएसटी चार्ज होगा। अगर इन दोनों को हम टोटल कर दें इसे हम टैक्सेबल वैल्यू कहेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मान लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है लेट से वो 90 रुपीज़ है, और उसके ऊपर जो इंश्योरेंस लगा है मान लेते हैं वो 1 रुपये का इंश्योरेंस लगा है, और इसके ऊपर जो फ्रेट के चार्जेस लगे हैं मान लेते हैं 9 रुपये के लगे हैं, तो इसका CIF वैल्यू या मैं कहूँ एसेसेबल वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपये हो गई। अब इस 100 रुपये के ऊपर हमारे ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होगी, जो कि आमतौर पर 10% होती है पर अलग भी हो सकती है। तो मान लेते हैं 100 रुपये का 10% हो गया 10 रुपये। बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग से ड्यूटी भी एप्लीकेबल हो सकती है, जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी सारी कस्टम ड्यूटीज टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगी 110 रुपये, ये टैक्सेबल वैल्यू होगी फॉर कैलकुलेटिंग आईजीएसटी। अब मान लेते हैं वो प्रोडक्ट हमारा आमतौर पे 18% पर टैक्सेबल होता है, तो वो 18% इस 110 रुपये के ऊपर कैलकुलेट होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम लग्जरी आइटम इंपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर सेस भी लगता है जीएसटी के अंदर, तो वो जो सेस होगा वो भी इसी अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो ये कैलकुलेशन हमें समझ में आ गई कि आईजीएसटी किस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। अब एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जिसे हम कहते हैं हाई सी सेल्स। क्या होता है ये हाई सी सेल्स? हाई सी सेल्स बेसिकली ये होता है कि भाई अभी गुड्स इंडिया के लिए रवाना हो चुके हैं, यानी कि फॉरेन कंट्री से गुड्स रवाना हो गए हैं। अभी ये कस्टम पोर्ट पे आने से पहले ही अगर कस्टम पे आ गए और गुड्स को वेयर हाउस में क्लियर करवा दिया, वो केस तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन कस्टम पे आने से पहले ही हाई सी, जब वो समंदर में था तभी हमने उसको सेल कर दिया। यानी सेल कैसे कर दिया? डॉक्यूमेंट साइन कर दिए हमने, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, जिसे हम कहते हैं सेल बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो भी उसका ओनरशिप थी वो हमने ट्रांसफर कर दी। तो उस केस में मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने ओरिजिनली गुड्स को मंगवाया था, लेकिन जब ये गुड्स समंदर में थे यानी कि सी में थे, तब ये गुड्स मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल कर दिए थे, तब ये गुड्स मिस्टर बी को सेल कर दिए थे। अब इन दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन है वो हाई सी सेल्स में हुई है, और इस ट्रांजैक्शन को भी जीएसटी के अंदर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। कहाँ पे लिखा है? पैराग्राफ 8B शेड्यूल 3 जीएसटी के अंदर। लेकिन इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगती, वो भी इसमें मिस्टर ए पे नहीं करेगा, क्योंकि जब ये गुड्स जब तक कस्टम पोर्ट पे आए नहीं थे उससे पहले उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। तो अब जब कस्टम पोर्ट पे पहुंचेंगे तो मिस्टर ए पे नहीं करेगा, क्योंकि मिस्टर ए ने तो सेल कर दिया। अब मिस्टर बी को ये गुड्स को क्लियर करवाना होगा कस्टम अथॉरिटी से। तो मिस्टर बी विल फाइल बिल ऑफ एंट्री, और उन्हें ही जो भी कस्टम ड्यूटी है वो पे करनी पड़ेगी। अब हम एक चीज और समझते हैं, अगर मान लेते हैं कोई पैसेंजर है और पैसेंजर अपने साथ जो सामान लेके आ रहा है जिसे हम कहते हैं बैगेज, तो बैगेज के ऊपर भी आईजीएसटी नहीं लगता। हाँ, कस्टम ड्यूटी लग सकती है, कुछ लिमिट तक वो अलाउ है, लेकिन उस लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाता है यानी कि एक्सीड ड्यूटी फ्री जो भी अलाउ किया गया, ये जो भी लिमिट है, अगर उससे एक्सीड करता है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, और आमतौर पर वो 35% लगती है, लेकिन उसके ऊपर आईजीएसटी अप्लाई नहीं होता है। उसी तरीके से अगर कोई पर्सन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, इंडिया के अंदर ही गवर्नमेंट ने एक जोन बना रखा है जिसे क्या रखा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे क्या रखा है, सेज। अगर सेज में कोई पर्सन है जो बिजनेस करता है, इस सेज के अंदर वो आता है, और अगर वो कोई चीज़ इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर भी आईजीएसटी अप्लाई नहीं होता है।
इसकी नोटिफिकेशन है 64/2017 IGST, जिसमें ये कहा गया है कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसी तरीके से EOU होते हैं 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग का स्टेटस जिन्हें मिला होता है, यानी कि ऐसे बिजनेस वाले लोग जो गुड्स को इंपोर्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। तो इसकी नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 9 है 2019 की कस्टम्स एक्ट के अंदर, जिसमें कस्टम ड्यूटी माफ करी गई है। और IGST की बात करें तो अगर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग है तो 31 मार्च 2021 तक अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर IGST नहीं लगेगा, उसके बाद लगेगा, लेकिन हो सकता है आगे ये डेट और भी एक्सटेंड हो जाए। तो हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स को समझा, जिसमें हमने ये जाना कि भाई कब हमारे ऊपर IGST लगेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल कौन करेगा, फाइल करने की आखिरी तारीख क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, और अगर गुड्स को वेयर हाउस में जाने के बाद हमने उसे क्लियर कराने से पहले ही बेच दिया, या फिर गुड्स जब हाई सी सेल्स में थे तभी हमने कर दिया, तो वहाँ पर इसे GST के अंदर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज हम ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में। तो जब हम बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, तो उसमें हमें इसको डिफाइन कर रखा है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 11 IGST एक्ट में डिफाइन कर रखा है। बोला गया 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 3 कंडीशंस क्या है कि जो सप्लायर होना चाहिए वो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, जो रिसिपिएंट है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है, वो इन इंडिया होना चाहिए, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, मैं शॉर्ट फॉर्म में POS लिख रहा हूं, वो भी इन इंडिया होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई होती है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम कहेंगे ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। लेकिन लोकेशन का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया, या हम कहते हैं रिसिपिएंट की लोकेशन इन इंडिया, तो लोकेशन का बेसिकली मतलब यह है कि जिस प्लेस ऑफ बिजनेस से सर्विस प्रोवाइड करी गई है, या जिस प्लेस ऑफ बिजनेस में सर्विस रिसीव करी गई है, वो लोकेशन मानी जाएगी। लेकिन अगर वो प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई और फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, कोई और एस्टैब्लिशमेंट है जहां पर हमने स्पेशली मान लेते हैं कि भाई हमारा एक रजिस्टर्ड प्लेस है, लेट्स से दिल्ली में, तो दिल्ली से हम ऑपरेट करते हैं। दिल्ली में अगर हमने गुड्स सर्विसेज रिसीव करी है, दिल्ली से हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो उसे हम लोकेशन ट्रीट करेंगे। अगर यहाँ से हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी है, दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर, और अगर यहाँ पर हमने सर्विसेज रिसीव करी, दैट इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लेकिन अगर इस रजिस्टर्ड प्लेस के अलावा किसी और प्लेस पे अगर हमने गुड्स सर्विसेज दी हैं जो कि हमारी फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो मान लेंगे। अगर एक से ज़्यादा प्लेस पर सर्विसेज दी गई है या सर्विसेज रिसीव करी गई है, तो जो मोस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है उसे हम मान लेंगे। लेकिन अगर उसके थ्रू भी हम नहीं मान पा रहे हैं, तो सप्लायर या रिसिपिएंट का जो भी रेसिडेंशियल एड्रेस है उसे हम लोकेशन मान लेंगे। तो आमतौर पे ये क्राइटेरिया रहता है लोकेशन को आइडेंटिफाई करने का। तो अब हमें इंपोर्ट का मीनिंग समझ में आ गया है कि सप्लायर इंडिया के बाहर होना चाहिए, रिसिपिएंट इंडिया में होना चाहिए, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी इन इंडिया होना चाहिए। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते थे तो वहां पर कस्टम अथॉरिटीज के पास गुड्स जाते थे, हमें उनसे गुड्स क्लियर करवाना पड़ता था, तो इसलिए हम वहां पर उन्हें GST पे करते थे और कस्टम ड्यूटी पे करते थे। लेकिन सर्विसेज के केस में कस्टम ड्यूटी अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि सर्विसेज तो फ्रीली मूव करती है, ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो GST है वो कौन पे करेगा? तो इसमें रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और जिसमें ये कहा गया कि अगर जो सप्लायर है वो आउटसाइड इंडिया है, और अगर वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी ऐसे पर्सन को इंडिया में जो अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट,
अब अगर हम नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट का मीनिंग देखें तो इसे डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 16 के अंदर, जिसमें ये कहा गया कि इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आएंगे। तो सबसे पहले कहा गया कि इस कैटेगरी में आएंगी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, यानी कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, तो इसका स्कोप और बड़ा हो जाता है। और इसके अंदर दूसरी कैटेगरी के जो लोग आते हैं, कोई भी पर्सन हो, चाहे इंडिविजुअल हो, या इंडिविजुअल के अलावा भी अगर कोई भी अदर पर्सन है, कोई एनजीओ हो सकती है, कोई सोसाइटी, कोई कंपनी भी हो सकती है, बट ये जो भी सर्विस ये इंपोर्ट कर रहे हैं दैट शुड बी फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। आम भाषा में मैं कहूँ यानी कि उसका संबंध कॉमर्स, बिजनेस या किसी प्रोफेशन से नहीं होना चाहिए। नॉन बिजनेस पर्पस मतलब इसका संबंध किसी भी ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होना चाहिए जो इन इंडिया सिचुएटेड हो या इन इंडिया में ऑपरेट करता हो। तो आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट का मतलब वो लोग जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस इंपोर्ट करते हैं। इनको छोड़ दें, अगर इनको छोड़ दें तो कौन लोग बच जाएंगे अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट में? बेसिकली कहें तो बिजनेस एंटिटी या जो लोग प्रोफेशन करते हैं और उसके लिए उन्होंने सर्विसेज इंपोर्ट करी है, उस केस में जो ये बिजनेस एंटिटी है ये रिवर्स चार्ज बेसिस पे, यानी कि ये रिसिपिएंट है बट ये खुद टैक्स यानी कि जीएसटी पे करेंगी गवर्नमेंट को, और इनके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। जब आप सेक्शन 24 हमने देखा था तो उसमें हमने देखा था ना कि अगर किसी पर्सन की रिवर्स चार्ज के अंदर लाइबिलिटी आती है, डज नॉट मैटर उसका टर्नओवर कितना है, उसका टर्नओवर बेशक कम है, लेकिन अगर उसकी लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज के अंदर फॉल करती है तो उस केस में उस पर्सन को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। और अगर हम इसका अपोजिट कर दें, सप्लायर आउटसाइड इंडिया है और जो रिसिपिएंट है वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है, और वो कौन सी सर्विस लेते हैं? OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल की सर्विस कोई पर्सन इंडिया के बाहर से प्रोवाइड करता है। किस पर्सन को प्रोवाइड करता है? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। मैं आम भाषा में इसका जो एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई आम कंज्यूमर नेटफ्लिक्स की सर्विस लेता है तो उस केस में नेटफ्लिक्स उसे डेटाबेस एक्सेस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और जो आम कंज्यूमर है, अब हम हर इंडिविजुअल को तो नहीं कह सकते ना कि वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले और आरसीएम के अंदर पे करे टैक्सेस। तो इस केस में कहा गया अगर कोई सप्लायर इंडिया के बाहर है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस ये प्रोवाइड करता है, और किसे प्रोवाइड करता है? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को करता है, उसमें ये जो OIDR यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है इसे टैक्स पे करना पड़ेगा, यहाँ पर रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। और इसके लिए इस पर्सन को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। तो ये जो OIDR सर्विस प्रोवाइडर है, अगर ये सर्विस प्रोवाइड करता है किसी बिजनेस एंटिटी को तो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज पर टैक्स पे करेगी। OIDR सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिया के बाहर है वो नहीं पे करेगा। लेकिन अगर ये बिजनेस एंटिटी को छोड़ के बाकी गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट या कोई आम कंज्यूमर को अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि अगर कोई इंपोर्टर है, अगर कोई इंपोर्टर है और उसने सर्विस ली है, कौन सी सर्विस ली है? किसी ऐसे पर्सन से जो इंडिया के बाहर है, और सर्विस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल, पानी के जहाज से इंपोर्टर ने गुड्स मंगवाए थे अपने किसी और कंट्री से, उस केस में इंपोर्टर विल पे जीएसटी अंडर आरसीएम बेसिस। तो ये था इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान में रखनी है कि जब हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं उस केस में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कोई पर्सन चाहे रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो वो तो आईजीएसटी पे करता ही है। किसको पे करता है? कस्टम अथॉरिटीज को, वरना उसको क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा उसकी गुड्स का। लेकिन अगर इस पर्सन ने जो आईजीएसटी पे किया है इसका वो आईटीसी क्लेम करना चाहता है तो उसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। और आईटीसी कैसे क्लेम कर सकता है? जब आप फॉर्म फाइल करते हैं GSTR 3B, जो रिटर्न हम फाइल करते हैं, उसमें जो टेबल नंबर 4 है आईटीसी वाला,
उसी में सबसे टॉप पे आपको इंपोर्ट पे जो आप IGST पे करते हैं उसका क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। हमने GST 3B वाली वीडियो में भी उसे कवर किया है। और अगर कोई इंपोर्टर है उसकी लाइबिलिटी RCM के अंदर फॉल करती है, उसका टर्नओवर कितना भी हो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। आई होप यहाँ पर आपके इंपोर्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। GST के अंदर क्या ट्रीटमेंट है, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस एडवांस GST सर्टिफिकेट कोर्स में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं या उससे आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैं डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं charteredwisdom@gmail.com पर।